दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। यदि आज शिक्षा की बात की जाए तो इसका स्तर इतना गिरता जा रहा है जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। हम पूरे देश की बात करें तो तमाम स्टेट ऐसे हैं जहां स्तर गिरता जा रहा है। इसी एजुकेशन मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर राहुल कुमार बाली जी, जो कि सुपुत्र हैं लाहौरी राम बाली जी और जिन्होंने बाबा साहब के साथ 6 साल काम किया है। डॉक्टर राहुल कुमार बाली जी पीएचडी हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। तो आज हम इसी एजुकेशनल मुद्दे पर उनके साथ बात करने जा रहे हैं। जी डॉक्टर बाली जी, मुझे बताइए कि जैसे यदि एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, बजट की बात करें, तो सरकारों के पास इनका क्या बजट है, आखिर क्या कर रही है सरकार? नमो बुद्धाय, जय भीम। सुबोध जी, मैं आपका और आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ और मैं उन लोगों का भी आभारी रहूँगा जो इस वीडियो को सुनेंगे। और मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी मैं बात करूँगा और उसमें क्या है कि उनको कुछ अवेयरनेस मिलेगी कि आज एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है। जैसे कि आपने पूछा कि आज एजुकेशन पॉलिसी या सरकारों का बजट क्या है, मैं आपको बताते चलूं कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनी थी उसका बजट जो था 4.6 था जीडीपी का। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये बजट बढ़ा के 6% जीडीपी का करना था, लेकिन वो 5 साल के अंदर नहीं बजट हुआ जी। ऐसे ही अगर हम बात करें सोशल सेक्टर की बात करें तो उसमें भी बजट का जो 21% था वो आज 17% रह गया है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो सरकारें पावर में रहती हैं वो एजुकेशन के बजट को डे बाय डे कम करती चले जाएंगे, जिससे कि बहुत सारा असर खास करके एससी, एसटी, ओबीसी बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। सर, मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में तो तमाम शिक्षा की बात की जाती है और बजट की बात की जाती है, जैसे केजरीवाल की सरकार रही। देखिए, जैसे कि हम आज दिल्ली में ही बैठे हैं जी। केजरीवाल ने अगर स्कूलों का अच्छा काम किया है तो आज जो दूसरी सरकार आई है और बहुत सारे उसमें जो है वो उनकी करप्शन केसेस को झाड़ रही है जी। लेकिन मैं मानता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और स्कूलों में खास करके उन गरीब बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए और अच्छी शिक्षा दी और अच्छे टीचरों के अपॉइंटमेंट करके वो उन्होंने काम किया है। लेकिन क्या है कि अभी मुझे पढ़ने में आया कि जो एससी, एसटी बच्चों के लिए कोचिंग आईएएस, आईपीएस की होती है उसमें बहुत सारे लेवल पे ये करप्शन हुई है, जिसकी वजह से अब ये पता चलेगा आगे जाके कि उसका क्या परिणाम निकलता है। हमारे बच्चे जो एससी, एसटी, ओबीसी के हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ा है, क्या वो आगे कोचिंग सेंटर में फ्री एजुकेशन ले पाए हैं या नहीं ले पाए हैं। सर, यदि मैं जैसे कि स्कूल की अगर कंडीशन की बात करूं, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके कंडीशन को लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे क्या आप भी देखते हैं कि किस तरह की कंडीशन है उन स्कूलों को, तमाम जैसे कि तमाम स्कूलों को देखते हैं कंडीशन की बात करें तो? देखिए, अगर हम बात करें पूरे देश के गवर्नमेंट स्कूलों की तो आप जानते हैं कि जो रूरल एरिया में स्कूल्स हैं उनका तो बहुत बुरा हाल है। यानी उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि उनकी बिल्डिंग जो है वो बहुत ही घटिया किस्म की हो रखी है, उसमें अच्छे क्वालिफाइड टीचर नहीं हैं और कई स्कूलों का तो रूरल एरिया के अंदर ऐसा ऐसा हाल है कि आज भी उनको बेंच बैठने के लिए नहीं मिल रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं अभी आपको, जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के यूनिफाइड जो इंफॉर्मेशन एजुकेशन फॉर जो साइट है उसके मुताबिक 70,000 गवर्नमेंट स्कूल हैं राजस्थान के अंदर, लेकिन वो 70,000 में 8,000 ऐसे स्कूल हैं जिसकी बहुत ही यानी बुरी तरह से कंडीशन है। तो देखिए, एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है, जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा ही एजुकेशन को एक ऐसा क्रूशियल टूल कहा है जिससे क्या कि सोशो इकोनॉमिक और बैकवर्ड लोग, मार्जिनल सेक्शन के लोग जो हैं वो सोशल और इकोनॉमिक अपनी एम्पावरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन के ही जरिए आप जो है इलिटरेसी, इग्नोरेंस और सुपरस्टिशन जैसी
एरिया को आप जो है खत्म कर सकते हैं, जो बाबा साहब का कहना है। जी जी जी। तो गवर्नमेंट स्कूलों की जो हालत है, मैं समझता हूँ कि आज भी इतनी गंभीर हालत है कि जिससे क्या है कि SC ST OBC के बच्चे जैसे कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ता चला जाए, उनके पास तो उनकी फीस देने के लिए नहीं है गवर्नमेंट स्कूलों के लिए, तो प्राइवेट स्कूलों में जो एयर कंडीशन स्कूल है उसमें कैसे वो पढ़ सकते हैं। जी जी सर, जैसे कि आप राजस्थान की बात कर रहे थे, लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे कि तमाम जैसे सबका साथ सबका विकास की बात करूं, तो क्या कहीं ना कहीं स्कूलों का विकास नहीं हो रहा है? जैसे कि आप कह रहे हैं कि 8,000 स्कूल ऐसे हैं कि जिनकी कंडीशन बहुत ही गंभीर है, तो क्या स्कूलों का विकास नहीं हो रहा? देखिए, जब आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात करें, मैं आपको बताऊं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने पार्लियामेंट में ही ये स्टेटमेंट दी थी कि जो पॉलिसी और प्रोग्राम्स हैं वो पेपर में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसकी जो ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए विकास तो तभी हो पाएगा ना कि जब उसकी स्कीम तो बहुत है सरकार की, आप पेपर उठा के देख लीजिए, आप रिपोर्ट्स गवर्नमेंट की देख लीजिए कि उसके अंदर इतनी स्कीम्स हैं जो SC ST OBC या मार्जिनाइज बच्चों के लिए इतनी स्कीमें हैं, लेकिन क्या है कि जब हम देखते हैं कि उसको रूरल और इवन के अर्बन एरिया में भी देखते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है उसमें मिसिंग है। तो जो पैसा एलोकेट हो रहा है इन बच्चों की पढ़ाई के लिए वो कहाँ जा रहा है? अगर कहीं गलत जा रहा है तो ये सरकारों की सबसे पहली ड्यूटी ये बनती है कि उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी जो है कि मैकेनाइज सिस्टम तैयार किया जाए, जिसके अंदर क्या है कि यानी चेक एंड बैलेंस रहे कि हाँ भाई हमने इतना स्कूलों को दिया तो उनका जो अपग्रेडेशन क्यों नहीं हो रहा, पैसा कहाँ जा रहा है? तो ये चीजें ये सरकार को करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हालत तो उनकी बिगड़ती जा रही है, वो एक तरह के अनपढ़ लोग रह जाएंगे। तो हम जब विकसित भारत की बात करते हैं तो आज हम अगर कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्री से या चाइना से करें तो चाइना में आपको बता दूं हमारे इंडिया में 8,000 PhD लोग निकलते हैं, जबकि 1.4 बिलियन की आबादी है और चाइना में हर साल 1,25,000 PhD निकल रहा है। तो इससे अब आप फर्क देख लीजिए कि वहां एजुकेशन और आज हमारा एजुकेशन का क्या हाल है। जी जी सर, यदि मैं जैसे कि गवर्नमेंट स्कूलों की बात की जाए और प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए तो जैसे जिस तरह से हालत मतलब जो उनकी जो कंडीशन है वो बेकार है, तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि वही गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ने ही नहीं जाते, तो इसलिए शायद इन स्कूलों की सरकार इन पर ध्यान नहीं देती। कहीं ना कहीं अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करूं तो वहां पर जातिवाद कास्टाइजिंग बहुत होता है बच्चों के साथ, ऐसा भी मतलब जातिवाद भी होता है क्या? देखिए ऐसा है, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारा देश जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वो बुरी तरह घिर चुका है। आज आप देखते हैं कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज के अंदर यह रोहित महबूबुल्लाह का केस हुआ तो कैसे कैसे जाने उनको तसीहे दिए जाते हैं, बच्चे जाना चाहते हैं लेकिन एक रिपोर्ट है NCERT की रिपोर्ट है कि 100 में से 29 बच्चे जो ड्रॉप आउट कर रहे हैं। लेकिन ड्रॉप आउट क्यों कर रहे हैं इसका कारण तो सरकार को ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है जो एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एक फैक्टर है, लेकिन आप उसके साथ इकोनॉमिक फैक्टर भी देखिए, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे SC ST OBC के बच्चे जिनके पेरेंट्स जो है लेबर क्लास है, यानी कोई लेबर का काम करते हैं, कोई 500 रुपया दिहाड़ी कमा रहा है, कोई 800 रुपया दिहाड़ी कमा रहा है, तो अपने बच्चे को कैसे भेज सकते हैं, कैसे किताबें दे सकते हैं? एक सरकार कर रही है लेकिन करना जितना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, और जितना भी कर रही है वो नीचे के स्तर पे जाके वो कहीं ना कहीं बिखर जाती हैं चीजें, जिससे क्या वो फिर इसी बात में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ा चैलेंज है इस देश के लिए। देखिए आज जब बच्चा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है तो उसको कई तरह के जो स्लर्स हैं यानी कि उसको कई तरह के कमेंटों का सामना करना पड़ता है। ये कह देते हैं कि ये तो कोटे से आया हुआ है, लेकिन आप देखेंगे पिछले राजस्थान की रिपोर्ट है, आप यूपी की देखिए, मध्य प्रदेश, पंजाब की देख लीजिए, अभी पंजाब का ही आया कल कि कितना हमारे के बच्चे पढ़ रहे हैं वहां, और आज SC ST OBC के बच्चे भी 96% लेके आज वो आ रहे हैं, अपने बलबूते के ऊपर आ रहे हैं। नहीं तो कहने का मतलब ये है कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कॉलेजेस, स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो सरकार को इसको जो है नकेल डालनी पड़ेगी। जी जी सर, 75 साल से ऊपर हो चुके हैं और जहां तक बात की है तो हम
अमृतकाल, जो आजादी का अमृतकाल वो भी मना चुके हैं, लेकिन अभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, हर चीज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आ रही है, तो उसको लेकर क्या ये चिंता का विषय नहीं है सरकारों को? देखिए, ऐसा है कि आप बाबा साहब के बारे में जानते हैं, उनको पानी पीने के लिए अपने स्कूल से बाहर जाना पड़ता था। हैं, टाट पे जिस पे बैठते थे साथ में कोई बैठता नहीं था, वो कॉर्नर पे बैठते थे। ये इतिहास है हमारे देश का, इस इतिहास को हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि कारण क्या है कि जब हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, वो कई उसके फैक्टर्स हैं, वो कई लेवल पे काम कर रही है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जिससे क्या हमारे अपने देश में जो उथल पुथल हो रहा है वो भी हो रहा है, बल्कि हमारा जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारा जो इमेज है वो भी तो टार्निश हो रहा है, वो भी तो खराब हो रहा है ना। कि देखो, ये इतना बड़ा डेमोक्रेटिक देश है और आज इनके अंदर जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है पूरी तरह फैल रही है। और खास करके सबसे बड़ी बात यह है कि अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए लॉ तो बने हुए हैं, जैसे आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लॉ तो बना है, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि किसी ने भी इसको मिलजुल के, जैसे कि इंटरफेथ हम कह रहे हैं कि मिलजुल के उन्होंने किसी ने इसके ऊपर काम नहीं किया। जिस तमाम जो सरकारें कहती हैं, पार्टियां कहती हैं कि वो छुआछूत या अनटचेबिलिटी कहीं पे भी नहीं है, पूरे देश में कहीं नहीं है, तो ये जो कानून है, जैसे कि अभी आपने नाम लिया था आर्टिकल 19, तो क्या सरकारें या फिर जो मतलब जैसे कि अगर हाई कोर्ट हो गया अदालतों को, तो पूरी तरह से क्या ये लागू नहीं होते, मतलब क्या नहीं होते, क्या है? आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश है, आज कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी जी जगह जगह बाबा साहब के संविधान को लेके चलते हैं, और बाबा साहब के संविधान ने ही उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया है। वो मंदिरों में गए, कभी नहीं बने, लेकिन जब उनको लगा कि ये इससे बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने बाबा साहब का संविधान उठाया हाथ में और पूरे देश में घूम गए। तो उसी बाबा साहब के संविधान ने उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया। मैं एग्जांपल देता हूँ, आज सरकार है हिमाचल में कांग्रेस की, लेकिन 80 प्रकार की छुआछूत है उस स्टेट के अंदर, 80 प्रकार की। आज भी हमारे लोगों को जो हिंदू मंदिरों में जाने से रोका जा रहा है, आज भी उनको जाने के लताड़ा जा रहा है। तो ये तो एक देश की सच्चाई है। जी जी जी। यदि हम कास्ट की बात की जाए, और जैसे कि हमारे जो यदि SC हो गई, ST हो गई, OBC हो गई, तो तमाम तरह से इनका शोषण होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें यदि रैगिंग की बात की जाए, कॉलेज में जैसे रैगिंग होती है, तो क्या रैगिंग के नाम पर भी उनका शोषण किया जाता है, उन्हें जैसे कि लज्जित किया जाता है, उन्हें मतलब काम तरीके से प्रताड़ित किया जाता है? अभी एक रिपोर्ट आई है एंटी रैगिंग टूल्स के, जो कि UGC ने बहुत खत्म कर दिए। उसमें क्या है कि एक काचरू नाम के प्रोफेसर हुए हैं, जिनका बेटा रैगिंग की वजह से उसने सुसाइड किया। तो जब रैगिंग होती है कॉलेजेस के अंदर, उन्हीं की रिपोर्ट में दिया गया है कि 48% बच्चे जो SC SC OBC के बच्चे हैं वो रैगिंग का शिकार होते हैं और सुसाइड करते हैं। तो इस लेवल पे है, लेकिन UGC ने वही जो टूल्स, इनको एंटी रैगिंग टूल्स जो है वो अभी रिसेंटली स्क्रैप कर दिए गए हैं। तो फिर आगे तो फिर ये चीजें बनेंगी, ये चीज है। जिस तरह से प्रताड़ना दी जाती है और तमाम जैसे कि रूल नियम हो गए, तो क्या जो हमारे, क्योंकि अगर हम बात की जाए ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए, अदर स्टेटों की बात की जाए, तो हमारे देश में तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो बाबा साहब की विचारधारा पर चलती हैं, फॉलो करती हैं, तो उन पार्टियों का क्या रोल है? यदि समाज की बात की जाए तो इन पार्टियों का रोल क्या है? मतलब इन सबको रोकथाम करने के लिए कुछ पार्टियां सोचती नहीं है इसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि जो के बाबा साहब को फॉलो करते हुए जो पार्टियां बनी हैं, जो आगे पार्टियां काम कर रही हैं, वो अपने स्तर पे काम करती हैं, वो छुआछूत को खत्म करने के लिए करती हैं, लेकिन ज्यादातर उनका टाइम और एनर्जी जो है इलेक्शन पॉलिटिक्स में निकल जाता है। अब यहाँ देखिए कि अभी क्या है कि बिहार के इलेक्शन नवंबर में आने वाले हैं, तो जितनी पार्टियां हैं वो सारी की, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे रूलिंग हो, वो एक ही मुद्दे पे सारा उनका फोकस लग गया कि सर जो इलेक्टेड रोल का वहां चल रहा है, तो उनके सर के अगेंस्ट जो है वो सारी की सारी चीजें जो वो करे जा रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं एजुकेशन पे नहीं है, उनका ध्यान कहीं ये नहीं है कि भी प्राइवेटाइज होते जा रहा है। आज देखिए दिल्ली के अंदर ही पेरेंट्स एजिटेट कर रहे हैं, और पेरेंट्स क्यों एजिटेट कर रहे हैं? क्योंकि स्कूलों की फीस बढ़ रही है और बढ़ाई जा रही है, लेकिन ये बड़े दुख है कहना पड़ रहा है कि जो कमेटियां बन रही हैं उसमें पेरेंट्स कम
और स्कूलों के रिप्रेजेंटेटिव भी ज्यादा हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे स्कूल तो आधे तो जाने के अमीर लोग ही चलाते हैं और कई पॉलिटिशियन भी चलाते हैं, लेकिन उनका क्या है, ध्यान जो है वो इस शिक्षा की तरफ नहीं है, वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। तो इसलिए ये चीज है और गिरावट होती जा रही है, क्योंकि मुद्दे तो उठाने पड़ेंगे, एजुकेशन तो का मुद्दा नहीं उठाएंगे, लेकिन वो उठा नहीं पाते हैं क्योंकि वो हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहते हैं। जी, यदि आज के समय में की जाए तब तो बाबा साहब की विचारधारा है और दूसरी तरफ राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी हैं, जैसे कि बसपा की बात की जाए, एएसपी की बात की जाए और तमाम पार्टियां हैं बाबा साहब के नाम पर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, तमाम पार्टियां हैं। तो इन पार्टियों का रोल आखिर क्या है? एक तरफ बाबा साहब की विचारधारा और दूसरी तरफ ये राजनीतिक दल, क्या रोल है इनका अगर समाज की बात की? देखिए, ऐसा है, इनका जो रोल है वो रोल किसी स्तर पे ठीक है। जो आप बाबा साहब को मानने वाली पार्टियां, जो उनके नाम से बनाई हुई पार्टियां हैं, जैसे कि आपने नाम लिया है, वो लोग अपने स्तर पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब यानी कि 80 to 90% आपका सारा ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो दूसरों के हाथों में होगा, तो जो इनकी बात उठाई हुई वो दब जाती है और एक मुद्दा बहुत देर नहीं चल पाता है, क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत सारा राजनीतिक चीजें आ जाती हैं और फिर मूवमेंट को बदनाम भी किया जाता है। जैसे कि आप देख लीजिए, बोध गया का मुद्दा है, 2 बार सुप्रीम कोर्ट से डेट उसकी जो है वो आगे बढ़ चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि यानी ये पार्टियां काम करती हैं और करना भी चाहती हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि सेंटर की गवर्नमेंट से, जो भी गवर्नमेंट हो, उससे उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारी जो है वो एजिटेशन, रैलियां और उस हिसाब से है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी पार्टी बाबा साहब के नाम पे बनी है, जो चला रहे हैं लोग, उनको पॉलिटिक्स के साथ साथ जो SC ST OBC के कोर इश्यूज हैं, लाइक एजुकेशन है, उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, ये सारी चीजों के ऊपर भी उनको मंथन करना चाहिए और उनके सामने अपने एक पॉलिसी और प्रोग्राम बना के पूरे देश में जाना चाहिए। लोग साथ देते हैं और लोग उन्हीं का साथ देते हैं जिनको वो समझते हैं कि ये सच्चे और ईमानदार होके आज राजनीति के अंदर हमारी भलाई के लिए बात उठाते हैं। जी सर, जैसे कि अभी आपने बुद्ध गया आंदोलन की बात की थी, तो ये मेरा लास्ट सवाल है कि जैसे कि अगर बुद्ध गया की बात करें सर, जैसे कि पहले 29 जुलाई की डेट रखी गई, उसके बाद फिर 5 जुलाई की, मतलब 5 अगस्त की सुनवाई की गई, अब 5 अगस्त की भी डेट टल गई। ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं गोलमाल करके इसको भी कहीं ना कहीं जैसे आगे बढ़ाते रहो, फिर चीफ जस्टिस चेंज हो गए, फिर कुछ ना फैसला कुछ दूसरा आ जाए? ऐसा तो नहीं कुछ इनकी साजिश? क्या आपको क्या लगता है? क्या नहीं, देखिए, मैं जुडिशरी पे नहीं कोई कमेंट करूंगा। देखिए, जो डेट्स बढ़ती हैं किसी न किसी कारण तो बड़ी होगी। ऐसे नहीं, हमारे काबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं कि भाई, क्योंकि उनके लिए तो हर धर्म बराबर है, ये संविधान में भी लिखा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ठीक नहीं? तो मेरे कहने का मतलब वो कोई ना कोई कारण रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती ऐसी हैं कि जब एक पक्ष जो है वो अपनी बात मनाने के लिए करता है तो दूसरा पक्ष भी अपनी चीजें रखता है, तो उनको तो दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो मैं समझता हूँ कि डेट जरूर बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं कोई पक्षपात हो या कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन हो, क्योंकि हमारे जो जजेज हैं वो बहुत काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो समाज को अच्छी तरह समझते हैं और मैं समझता हूँ कि वो अपने आप में इतने कॉम्पिटेंट हैं कि आने वाले टाइम के अंदर सारी चीजों को देखते हुए जो फैसला आएगा, मुझे लगता है कि हमारे हक में ही आएगा, बुद्धिस्ट लोगों के हक में आएगा, क्योंकि अब की बार अगर मिस हो जाता है तो फिर ये आने वाले टाइम में बहुत टाइम लग सकता है। जी। अच्छा सर, एक चीज, क्योंकि जिस तरह से हमने एजुकेशन जो मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, तमाम जैसे कि चाहे रैंकिंग के नाम पर हो, चाहे जातिवाद के नाम पर हो, लेकिन इनकी रोकथाम के लिए जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और तमाम समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, तो इन सभी को यदि युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हैं, इनकी किस तरह से इनकी रोकथाम हो और क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मैं खास करके मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि सिर्फ SC ST OBC के बच्चे ही नहीं रैगिंग के शिकार होते,
मैं ये भी मानता हूँ कि सिर्फ SC ST OBC के बच्चे ही नहीं शिक्षा से वंचित हैं, कई ऐसी कास्ट हैं हिंदुओं में के अंदर भी जो शिक्षा से वंचित हैं, उनके अंदर भी गरीबी है, उनके अंदर भी जो है एक एजुकेशन को पाने का बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मेरा पॉलिटिकल पार्टी खास करके, और चाहे कोई सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, मेरा उनसे यही अनुरोध रहेगा कि वो जो भी पॉलिसी प्रोग्राम बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का एक सॉलिड जो है मैकेनाइज सिस्टम तैयार किया जाए, ताकि जो चेक एंड बैलेंस हो सके। जब तक यही नहीं होगा तब तक जो ऐसी ही हालत बिगड़ती जाएगी और प्राइवेटाइजेशन को रोकना पड़ेगा इनको। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में क्या है कि एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बाहर से आएगा, वो अपने अपने लोगों को सेट करेगा, और हमारे बच्चे जो SC ST के हैं वो तो ले ही नहीं पाएंगे उस एजुकेशन। अगर वो एजुकेशन से वंचित रह गए तो आप देखिए कितनी पॉपुलेशन ऐसी होगी वो हमारे विकसित भारत में कभी योगदान नहीं दे सकेगी, पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकेगी अपने प्रगति में। तो मेरा दूसरा मैसेज SC ST बच्चों को ये रहेगा कि रैगिंग होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, इसके अलावा भी ये सारे चैलेंज होने के बाद भी जो हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है उनके लिए सारे जो है प्रोफेसर लोग भी, टीचर लोग भी, और समाज के सोशल एक्टिविस्ट भी, और पार्टियों के भी अच्छे नेता, मैं अच्छों की बात कर रहा हूँ, अच्छे नेता जो हैं वो उनका साथ देते हैं। हैं आप देखिए, मैं यहाँ से PhD हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, पूरे देश से बच्चे आते हैं, हर धर्म का बच्चा आता है, कुछ अमीर भी होते हैं, कुछ गरीब भी होते हैं, और ज्यादातर गरीब ही होते हैं। और एक छोटी सी 25 रुपए की धोती लेके वो यहाँ से IAS IPS PhD कर जाते हैं। और कई ऐसे प्रोफेसर मैंने देखे हैं कि जैसे विवेक कुमार जी हैं स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के अंदर, सुरेंद्र जोधका जी हैं स्कूल ऑफ सोशल, अपनी जेब से जो बच्चे को पता है कि ये फीस नहीं भर सकता, मैंने देखा इन लोगों के अपनी जेब से इन लोगों को पैसे दे के उनकी फीस बर्बाद होते थे। क्योंकि उनके अंदर ईमानदारी, उनके अंदर ये है कि बच्चा जो आया है इतनी दूर से पढ़ने के लिए उसकी मदद की जाए। तो मेरा मानना है कि एजुकेशन पाने के लिए अगर गरीबी भी है लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ने के लिए सीरियस हैं तो आपको कोई ना कोई साथ देने वाला जरूर मिलेगा, मेरा ये मानना है। और मैं चाहता हूं कि जैसे कि एंड में मैं यही कहूंगा कि देखिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एम्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बहुत सारे बच्चे 8 लाख के बच्चे आसपास ड्रग एडिक्टेड हो गए हैं। तो उससे रुकना है, हमें उस तरफ नहीं जाना है, एजुकेशन को पाना है। एजुकेशन से आपकी सामाजिक आर्थिक सारी तरक्की हो गई, और हो सकता है कभी आप पढ़ लिखे बड़े ऑफिसर पॉलिटिशियन भी अच्छा बन सकते हैं। तो एजुकेशन, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जो आपको आपकी गुलामी से, आपकी गुलामी की चेन को तोड़ सकता है और आपको सामाजिक और आर्थिक एम्पावरमेंट कर सकता है, और आप जितने भी भरमों में पड़े हुए हैं सुपरस्टिशन इग्नोरेंस में, उससे आपको लड़ने की शक्ति दे सकता है। जी जी जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आपको बता दें कि एजुकेशन का मुद्दा बहुत ही गंभीर है, जिस तरह से स्तर गिरता जा रहा है और जिस तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित थे डॉक्टर राहुल कुमार बाली जी, जो कि भीम पत्रिका के मैनेजिंग एडिटर हैं। तो फिर आऊंगा एक नए मुद्दे के साथ। तो मैं सुबोध कुमार। यदि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास इसी तरह की महत्वपूर्ण चर्चाओं की वीडियो आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमो बुद्धाय, जय भीम। सुबोध जी, आपके चैनल का आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इतना कीमती समय निकाला और यानी कि बहुत सारे अच्छे मुद्दों पे हमने बात की, और मुझे लगता है कि हमारे समाज में इसका मैसेज अच्छा जाएगा। इन्हीं शब्दों से मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू।